राखी और अन्नू के बीच सन्नाटा छाया था। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दोनों के आंसुओं में फर्क था। अन्नू के आंसुओं में दर्द, दयनीयता और मजबूरी झलक रही थी, जबकि राखी के आंसुओं में क्रोध और घृणा के मिले जुले भाव थे। अगर राखी की जगह कोई और औरत होती तो क्रोध का ज्वालामुखी बन जाती। बेटी अन्नू की बात सुनकर उसका कलेजा फट जाता, लेकिन राखी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर खड़ी रही, नजरें झुकाए चुपचाप अन्नू की तरफ देखती रही। उसकी सांसें जरूर तेज हो गई थी, आंखें क्रोध से चमक उठी थी, लेकिन गुस्सा उसके होठों से लावा बनकर बाहर नहीं निकला, बल्कि उसकी आंखों से आंसुओं की धार बनकर बह निकली। नरेश कुमार दारू के नशे में जरूर था, लेकिन जब उसे पता चला कि पत्नी उसकी हकीकत जान गई है, तो उसका नशा काफूर हो चुका था। बात ही कुछ ऐसी थी। कुछ नहीं सूझा तो वह हथियार डालते हुए बोला, जो हुआ नशे में हो गया। मैं खुद अपनी नजरों में गिर गया हूँ। तुम मेरी पत्नी हो, जो चाहे सजा दे सकती हो। राखी गुस्से में थी, आंखें अंगारे की तरह दहक रही थी। वह पति को देखकर घृणा भरे स्वर में बोली, तुमने बेटी के साथ जो कुछ किया है, उसके लिए अगर तुम्हें मौत की सजा भी दी जाए तो वह भी कम है। मेरी मौत से अगर तुम्हें शांति मिलती है तो मुझे मौत दे दो, लेकिन सोचो, मेरी मौत से तुम्हारी मांग तो जड़ ही जाएगी, अन्नू भी अनाथ हो जाएगी। नरेश कुमार के नियत में बेशक फरेब था, लेकिन उसने जो कहा था वह 16 आने सच था। उसकी मौत के बाद न राखी की जिंदगी में कुछ बचता और न ही उसकी बेटी अन्नू का भविष्य सुरक्षित रह पाता। पति की बात सुनकर राखी सोच में डूब गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि नरेश कुमार की नशेबाजी और अय्यासियों की वजह से अनायास जो स्थिति बन गई है, उससे कैसे निपटा जाए। काफी सोचे विचार के बाद राखी ने पति नरेश कुमार को इस हिदायत के साथ माफ कर दिया कि वह अब बेटी अन्नू पर बुरी नजर नहीं डालेगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जनपद के डेरापुर थाना क्षेत्र में एक कस्बा है, मुंगीसापुर। इसी कस्बे की मस्जिद की वाली गली में नरेश कुमार अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी राखी के अलावा एक बेटी अनु थी। नरेश कुमार मूल रूप से मुबारकपुर का रहने वाला था, लेकिन बरसों पहले मुंगीसापुर कस्बे में आकर बस गया था। नरेश कुमार प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, जबकि उसकी पत्नी राखी सिकंदरा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में काम करती थी। नरेश कुमार प्रॉपर्टी के काम में पैसे तो कमाता था, लेकिन वह घटिया दर्जे का शराबी था। शुरू शुरू में वह शराब कम पीता था, लेकिन जब से राखी ने आंगनबाड़ी में केंद्र में काम करना शुरू किया, उसने परिवार की सारी आर्थिक जिम्मेवारियां राखी के सिर लाद दी और खुद रात दिन नशे में चूर रहने लगा। नरेश की नज़र पत्नी की कमाई पर भी रहती थी। वह उससे पैसे मांगता, मना करने पर पत्नी को जानवरों की तरह मारता, भद्दी भद्दी गालियां भी देता। राखी ने पति को कई बार समझाया, घर की सुख शांति व बेटी के भविष्य का वास्ता दिया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ था। नरेश सिर्फ शराब ही पीता होता तो शायद राखी सहन कर लेती, लेकिन नशे में जो नंगापन वह दिखाता था, उसे बर्दाश्त करना जहर का घूंट पीने के बराबर था। दारू पीकर रात भर घर में हुड़दंग मचाना, मारपीट करना, गुस्से में घर का सामान फेंकना उसके लिए एक साधारण बात सी हो चुकी थी। वह इसका आदी हो चुका था। नशे में वह नीचता की इस हद तक गिर गया था कि उसे उचित अनुचित, शर्म हया और मान मर्यादा का ख्याल भी खत्म हो चुका था। बेटी के सामने वह हवा शांत करने में भी उसे शर्म नहीं आती थी दोस्तों। यानी कि उसका घर बिल्कुल उसके वजह से नर्क बना हुआ था। अनु भी अपने बाप नरेश से डरती थी। उसे न जाने क्यों बाप के चेहरे पर शैतानी छाया और आंखों में अजीब सी भूख नजर आती थी। उसकी भाव भंगिमा देखकर अनु का रोम रोम कांपने लगता था। वह अकेले उसके सामने जाने का साहस नहीं कर पाती। अनु समझदार और जवान हो चुकी थी। वह कुशाग्र बुद्धि वाली लड़की थी, पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे रहती। उसने मुंगीसापुर स्थित राम जानकी इंटर कॉलेज से हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी। वह आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, लेकिन उसके शराबी बाप ने उसकी पढ़ाई बंद करा दी और उसे घर के काम में लगा दिया। अनु की मां राखी आंगनबाड़ी केंद्र में काम करती थी। पिता नरेश भी सुबह ही प्रॉपर्टी डीलिंग के काम से निकल जाता था। माँ बाप के काम पर चले जाने के बाद घर की जिम्मेदारी अनु के कंधों पर रहती थी। सारे काम निपटाने के बाद जो वक्त मिलता, उसमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसे काम करके वह घर बैठे कुछ रुपए कमा लेती थी। अन्नू के घर से चंद कदम दूरी पर राजकुमार कठेरिया का मकान था। वह संपन्न किसान था। उसका बड़ा बेटा अमित उर्फ सिंटू था। अमित जनरल स्टोर चलाता था। उसकी दुकान पर अन्नू भी सामान खरीदने जाती थी।
दुकान पर आते जाते अमित और अन्नू में अक्सर बातें होती रहती थी। अमित के सहृदय व्यवहार से जहां अन्नू प्रभावित थी, वहीं अन्नू की सादगी और हंसमुख स्वभाव से अमित भी प्रभावित था। दिन में जब दोनों एक दो बार एक दूसरे को देख लेते और बतिया न लेते, तब तक उनको चैन नहीं मिलता था। अन्नू और अमित के दिलों में एक दूसरे के प्रति चाहत बढ़ती जा रही थी और उनकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। वे दोनों प्यार का इजहार करना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अन्नू नारी सुलभ लज्जा के कारण जुबान नहीं खोल पा रही थी। वह चाहती थी कि पहले अमित ही प्यार का इजहार करे, तब वह अपने कहीं वह नाराज न हो जाए। जब अमित बात न बंद कर दे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि कह नहीं पा रहा था। इस तरह कई माह बीत गए। आखिर जब अमित से न रहा गया तो एक दोपहर दुकान बंद कर वह अन्नू के घर पहुंच गया। अन्नू उस समय घर में अकेली थी। उसकी माँ आंगनबाड़ी केंद्र गई थी और पिता प्रॉपर्टी के काम से डेरापुर तहसील चला गया था। अनु ने अमित को देखा तो लजाते हुए बोली, अमित तुम इस वक्त? मम्मी पापा घर में नहीं हैं। अमित ने अकस्मात अन्नू का हाथ थाम लिया और बोला, अन्नू मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा से नहीं। मुझसे क्या काम है? अन्नू हाथ छुड़ाते हुए बोली। अमित ने फिर उसका हाथ थाम लिया और बोला, अन्नू मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए अब सब कुछ सोना सोना सा लगता है। तुम मेरा प्यार कबूल कर लो, मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जिसे तुम्हारी चाह है। अमित की बात सुनकर अन्नू के चेहरे पर शर्मो हया छा गई। वह लजाते हुए बोली, अमित प्यार मैं तुमसे भी करती हूँ, लेकिन लाज शर्म के कारण मैं अपनी बात होठों पर नहीं ला पा रही थी। सच अन्नू, कहते हुए अमित ने अन्नू को अपनी बाहों में समेट लिया। उस दिन के बाद अन्नू और अमित का प्यार दिन दुना और रात चौगुना बढ़ने लगा। अन्नू सामान लेने के बहाने अमित की दुकान पर चली जाती और देर तक प्यार भरी बातें करती रहती थी। अमित को जब भी मौका मिलता वह अन्नू के घर पहुंच जाता था। फिर दोनों खूब हंसते बतियाते और छेड़छाड़ करते। अमित ने अन्नू को एक मोबाइल फोन भी दिया ताकि वह रात में उससे बात कर सके, अपने दिल की लगी बुझा सके। अमित और अन्नू का प्यार परवान चढ़ा तो दोनों के बीच दूरियां कम होने लगी थी। वे शारीरिक सुख पाने के लिए ललायित रहने लगे थे। ऐसे ही एक रोज प्यार के क्षणों में जब अमित ने अन्नू के शरीर से छेड़छाड़ शुरू की और प्रणय निवेदन किया तो अन्नू खुद को रोक नहीं पाई और अमित की बाहों में झूल गई। इसके बाद वह सब कुछ हुआ जो अमर्यादित था। जवानी के जोश में न अमित को होश रहा और न अन्नू को। दोनों ने उस दिन अपनी हसरतें पूरी कर ली थी और दूरियां मिट चुकी थी। अमित और अन्नू ने एक बार शारीरिक सुख पाया तो इस सुख को पाने के लिए बार बार ललायित रहने लगे। दोनों को जब भी मौका मिलता मिलन कर लेते। किसी को कानों कानों उनके मिलन की भनक अभी तक तो नहीं लगी थी। अन्नू के माता पिता को भी दोनों प्यार व मिलन की बात पता न चल सकी थी, क्योंकि राखी और नरेश दोनों ही सुबह काम पर चले जाते थे और शाम को ही वापस आते थे। लेकिन पाप के घड़े ज्यादा दिन छिपे नहीं रहते हैं, उसका भंडा फूटना ही होता है। तो ऐसा इनके साथ भी हुआ। अन्नू और अमित के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दोपहर अमित अन्नू के घर पहुंचा और अन्नू के साथ कमरे में मौज मस्ती करने लगा। जल्दबाजी में वह घर का मुख्य दरवाजा बंद करना भूल गया था। अभी दोनों मौज मस्ती कर ही रहे थे कि अचानक अन्नू का बाप नरेश आ गया। वह नशे में धुत था। उसने कमरे में पड़ोसी युवक अमित को अपनी बेटी अन्नू के साथ आपत्तिजनक की स्थिति में देखा तो गुस्से का सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। वह गुस्से में बोला, कमीने, मेरे घर में मेरी बेटी के साथ कुकर्म कर रहा है, आज तुझे सबक सिखाकर ही रहूंगा। कहते कहते वह अमित की ओर लपका, लेकिन अमित सिर पर पैर रखकर भाग चुका था। लेकिन अन्नू भागकर कहाँ जाती? रंगे हाथ पकड़े जाने के कारण वह थर थर कांप रही थी। वह सोचने लगी कि उसका बाप आज उसकी हड्डी पसली तो एक कर ही देगा, पर उसका सोचना गलत साबित हुआ। नरेश ने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाई और गहरे गहरे कस लेकर अजीब सी निगाहों से बेटी को घूरने लगा। भयभीत होकर अन्नू कमरे से बाहर क्यों भागी? अभी कुछ ही कदम बढ़ी थी कि नरेश बाज की तरह अन्नू पर झपट पड़ा। अपनी बाहों में भरते हुए उसे पागलों की तरह चूमने लगा। अन्नू बाप के चंगुल से छूटने के लिए जोरों से कसमस आई, लेकिन नरेश ने उसे उठाकर चारपाई पर पटक दिया और एक हाथ से उसका मुंह बंद करके दूसरे हाथ से उसके कपड़े उतारने लगा। अन्नू हिम्मत जुटाकर भागने को हुई तो उसने पकड़ लिया और 2-3 थप्पड़ अन्नू के गाल पर जड़ दिए, क्योंकि उसने अन्नू को गलत काम करते हुए पकड़ लिया था और उसी का वह फायदा उठा रहा था। फिर वह उसे घसीटता हुआ दूसरे कमरे में ले गया। अपने बचाव में अन्नू चीखने लगी तो उसने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, साथ ही दोनों हाथ पैर बांध दिए। अन्नू बिल्कुल बेबस और लाचार हो गई थी। अन्नू रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन उसका बाप नरेश लेस मात्र नहीं पसीजा। शराब के नशे और वासना के जुनून में वह हैवान बन चुका था। बेटी सेवल की भूख मिटाने के बाद नरेश चला गया। उसके जाने के बाद अन्नू घंटों तक अपनी हालत पर आंसू बहाती रही और पछताती रही। इतना बड़ा जुल्म होने के बाद भी वह किसी से शिकायत नहीं कर सकती थी।
कहती भी किस मुंह से। अनु ने बाप के कुकर्म की शिकायत अपनी माँ राखी से भी नहीं की। घर में कलह व बदनामी से बचने के लिए शायद उसने ऐसा किया होगा। अनु की खामोशी से बाप नरेश का हौसला बढ़ गया और वह आए दिन अपनी बेटी अनु के शरीर से खेलने लगा। वासना में डूबा नरेश भूल गया कि अनु उसकी सगी बेटी है। रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद अमित और अनु का मिलना जुलना तो बंद हो गया था। नरेश भी सख्त था, जिसे दोनों नहीं मिल पा रहे थे। एक रोज किसी तरह अनु और अमित का आमना सामना हुआ। अनु अपने प्रेमी के समक्ष अपने दर्द को छिपा न सकी और सारा दर्द बयां कर दिया। अनु का दर्द सुनकर अमित अवाक रह गया था। उसने अनु को सलाह दी कि वह सारी बात अपनी माँ को बताए। वह जरूर कोई न कोई उपाय खोजेगी और नरेश के जुल्मों से मुक्ति दिलाएगी। अनु उदास व खोई खोई सी घर में रहने लगी थी। राखी ने कई बार बेटी को कुरेदा और उसके दर्द को समझने की कोशिश की, लेकिन अनु ने कुछ नहीं बताया। राखी की समझ में नहीं आ रहा था कि बेटी को कौन सा गम खाया जा रहा है। आखिर एक दिन जब राखी ने प्यार से उसे कुरेदा तो अनु फूट फूट कर रो पड़ी। फिर उसने माँ के सामने अपना सारा दर्द बयां कर दिया। अनु का दर्द सुनकर राखी अवाक रह गई थी। उसके मन में पति के प्रति घृणा भर गई थी। देर शाम पति नशे में धुत होकर आया तो राखी ने बेटी की आबरू लूटने के संबंध में उससे सवाल जवाब किया तो गिड़गिड़ाते हुए बोला कि जो कुछ भी उसने किया होशो हवास में नहीं किया। आज के बाद कभी ऐसी घटिया हरकत नहीं करेगा। राखी ने सीने पर पत्थर रखकर पति पर विश्वास कर लिया। नरेश कुछ समय तो अपनी बात पर कायम रहा। उसके बाद वह फिर नीच और कमीनेपन पर उतर गया। वह फिर बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाने लगा। लेकिन इस बार अनु चुप नहीं रही। उसने माँ को सारी बात बताई और अपने प्रेमी अमित को भी। इसके बाद माँ बेटी व उसके प्रेमी नरेश को सबक सिखाने की ठान ली थी। 17 मार्च 2022 सुबह 8 बजे का वक्त था। थाना डेरापुर प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार जायसवाल को सूचना मिली कि मुंगीसापुर कस्बे में मस्जिद वाली गली में नरेश कुमार की किसी ने हत्या कर दी है। सूचना पाते ही वह सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने वारदात के संबंध में पुलिस अधिकारियों को भी अवगत करा दिया था। अखिलेश कुमार जब घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां भीड़ जुटी हुई थी। एक महिला व एक युवती शव के पास दहाड़ मारकर रो रही थी। पूछने पर पता चला कि महिला मृतक की पत्नी राखी है और युवती मृतक की बेटी अन्नू। इंस्पेक्टर जायसवाल ने दोनों को धैर्य बंधाया और फिर निरीक्षण में जुट गए। मृतक नरेश की उम्र 40-42 के आसपास थी और उसकी हत्या किसी धारदार हथियार से गला काटकर कर दी गई थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि हत्या कहीं और की गई थी और शव को वहां फेंका गया है। कारण घटनास्थल पर न तो संघर्ष का कोई निशान था और न ही खून फैला था। हत्या बीती रात ही की गई थी। सूचना पाकर एसपी स्वप्निल ममगाई, एएसपी घनश्याम चौरसिया तथा सीओ शिव कुमार ठाकुर आ गए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। फिर मौके पर मौजूद मृतका की पत्नी राखी व बेटी अन्नू से पूछताछ की। माँ बेटी ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि नरेश बीती रात 8 बजे घर आए थे। वह नशे में थे। उन्होंने खाना भी नहीं खाया और गैलरी में पड़ी चारपाई पर लुढ़क गए। इसके बाद वे दोनों भी दरवाजा बंद करके कमरे में सो गई। सुबह उठी तो चारपाई पर नहीं थे और मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। कुछ देर बाद पता चला कि उनकी किसी ने हत्या कर दी और शव घर के पिछवाड़े पड़ा है। उसके बाद वे दोनों वहां पहुंची हैं। तुम्हारे पति की हत्या किसने की होगी? तुम्हें किसी पर शक है? सीओ शिव कुमार ने राखी से पूछा। साहब, वह प्रॉपर्टी का काम करते थे, शराब भी खूब पीते थे। उनके एक नहीं कई दुश्मन थे। उन्हीं में से किसी ने उनकी हत्या कर दी होगी, लेकिन हम उसको जानते पहचानते नहीं हैं। पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों ने शव पोस्टमार्टम हेतु माटी भिजवा दिया। साथ ही थाना प्रभारी अखिलेश कुमार को आदेश दिया कि वह रिपोर्ट दर्ज करके जल्दी से जल्दी हत्या का पर्दाफाश करें। आदेश पाते ही थाना प्रभारी ने मृतक की पत्नी राखी की तहरीर पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और जांच शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहले राखी व उसकी बेटी अन्नू से पूछताछ की तथा उनके मोबाइल फोन की सुरक्षित कर लिए थे। पड़ोसियों की पूछताछ में पता चला कि राखी और उसकी पति के बीच किसी बात को लेकर तनाव रहता ही था और अक्सर दोनों लड़ाई झगड़े करते रहते थे। माँ बेटी के पेट में ही नरेश की हत्या का राज छिपा हुआ है। माँ बेटी शक के दायरे में आई तो जांच अधिकारी अखिलेश कुमार ने राखी और अन्नू के मोबाइल फोन की नंबरों की कॉल डिटेल निकलवाई। दोनों के मोबाइल फोन में एक नंबर कॉमन था जिस घटना वाली रात पर 9 बजे बात की गई थी। इस नंबर की जांच की गई तो पता चला कि यह नंबर राखी के पड़ोसी युवक अमित कठेरिया का है। 21 मार्च 2022 की रात पुलिस ने अमित कठेरिया को उसके घर से उठा लिया। थाने लाकर जब उसने सख्ती से पूछताछ की तो अमित टूट गया। उसने बताया कि नरेश की हत्या में उसकी पत्नी राखी व बेटी अन्नू भी शामिल थी। यह पता चलते ही पुलिस ने राखी व अन्नू को भी गिरफ्तार कर लिया। थाने में उन दोनों ने भी नरेश की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था। यही नहीं, उन्होंने घर में छिपा कर रखा गया आला कत्ल फावड़ा भी बरामद कर लिया था। अन्नू ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह हमीद से प्यार करती थी।
दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी थे। एक रोज उसके बाप नरेश ने हम दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसके बाद उसकी नीयत में खोट आ गई और वह उसे अक्सर अपनी हवस का शिकार बनाने लगा। डर व बदनामी के कारण उसने यह बात किसी को नहीं बताई थी, लेकिन जब अजीज आ गई तो माँ व प्रेमी को सब कुछ बता दिया। माँ ने उसके बाप को समझाया पर नहीं माना। उसके बाद तीनों ने मिलकर उसे सबक सिखाने की ठानी। 16 मार्च 2022 की रात 8 बजे वह नशे की हालत में आया। आते ही वह उस पर हावी हो गया। माँ ने किसी तरह बचाया। उसके बाद माँ ने फोन करके अमित को बुला लिया। उसने भी अमित से बात की। रात 10 बजे जब बाप नरेश गहरी नींद में सो गया तब राखी, शिवांगी और अमित ने मिलकर उसे फावड़े से हमला करके मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को घर के पीछे कूड़ा डालने वाली जगह पर फेंक दिया। चूंकि राखी, अन्नू तथा उसके प्रेमी अमित ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था और आला कत्ल फावड़ा भी बरामद कर लिया गया था, अतः थाना प्रभारी अखिलेश कुमार ने भारतीय दंड विधान की धारा 302 एवं 201 के तहत राखी, अन्नू व अमित को नामजद कर तथा उन्हें विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया। 22 मार्च 2022 को पुलिस ने आरोपी राखी, अन्नू तथा अमित के ठेरिया को कानपुर देहात की माती कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, मेरा कहानी कहने का उद्देश्य यह नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए। मेरा कहानी कहने का यही उद्देश्य होता है कि समाज में हो रही घटनाओं से आप सजग रहें, सचेत रहें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में अलग क्राइम स्टोरी के साथ।